नमस्कार बच्चों। वर्ष 2017 में यह हमारी पहली मुलाकात है। आप सभी को हमारी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप सभी मन लगाकर पढ़ेंगे। अब काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। बोर्ड ने अपना जो टाइम टेबल है वो भी घोषित कर दिया है, तो अब हमारी उल्टी गिनती चालू हो गई है बच्चों। इसलिए आप सभी मन लगाकर पढ़ें और पूरा लाभ उठाएं। इसी प्रकार परमपिता परमेश्वर से हम यही कामना करेंगे कि आप सभी अच्छे अंकों से बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हो। आपके लिए एक और खुशखबरी है बच्चों कि YouTube पे फटाफट बहुत सारे ये जो लेक्चर्स हैं ये अपलोड होते जा रहे हैं। आप उनसे भी लाभ उठा सकते हैं। और इसी प्रकार बच्चों राज रमसा की साइट पर जो हमारे शिक्षक बंधु भी इस समय देख रहे हैं ये प्रोग्राम, तो उनकी सूचना के लिए कि एक प्रपत्र निकाला गया है, इसे आप भरिए। ये ICT क्लासेस से संबंधित है। आप अपने विद्यालय में जो भी संबंधित जानकारी इसमें पूछी गई है वो इसको भरें। चलिए, अब नए साल में हमारा टॉपिक जो हमें लेना है बच्चों, अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये हमारा चल रहा था। अब आज हमें टॉपिक लेना है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले जाने बच्चों अपवर्तन है क्या, यानी प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश जो है बच्चों, जो हमारे चारों तरफ हमें जो दिखाई देता है प्रकाश, ये प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गति करता है। लेकिन यदि माध्यम बदल जाता है बच्चों इसका, यदि प्रकाश का माध्यम बदल जाता है तो इसकी गति भी बदल जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रकाश गति करता है तो इसकी गति अलग हो जाने के कारण प्रकाश अपनी निश्चित दिशा से कुछ विचलित हो जाता है। जिस दिशा में सीधी रेखा में इसे गमन करना चाहिए उस दिशा में गमन न करके ये कुछ विचलित हो जाता है। इस विचलन को ही बच्चों हम अपवर्तन कहते हैं। तो जब तक हमें अपवर्तन शब्द क्लियर नहीं होगा तब तक हमें ये जो टॉपिक है वो भी क्लियर नहीं होगा। एक उदाहरण के द्वारा हम एक आयताकार कांच से किस प्रकार अपवर्तन होता है आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये चीज इसलिए प्रस्तुत की जा रही है बच्चों ताकि हमें अपवर्तन क्या है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पहले यहां हम ये मानते हैं बच्चों ये क्या है, वायु, क्योंकि वायु हमारे चारों तरफ ही है। और ये जो हमने एक आयताकार आपके सामने एक स्केच खींचा है बच्चों, ये आयताकार कांच की एक प्लेट है। तो हम ये माने कि ये माध्यम क्या है, यहाँ कांच है और इस चौकोर आयतन के ऊपर क्या है, वायु, नीचे क्या है, वायु। जैसे ही मान लीजिए प्रकाश की एक किरण इस प्रकार से गति करती हुई आती है इस प्लेट तक। अब इसको चूंकि प्रकाश सीधी रेखा में ही गति करता है तो इसको कैसे निकल जाना चाहिए बच्चों, बिल्कुल सीधी रेखा में गति करते हुए इसको इस प्रकार निकल जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है बच्चों, यहां पर इस पॉइंट पर यदि और इस पॉइंट पर हम लंब खींचे, कुछ इस प्रकार हमने एक लंब खींच दिया। लंब क्या है, 90 डिग्री का कोण। अब ये जो लंब है बच्चों इसे हम कहते हैं अभिलंब। ये शब्द जब अभी हम आगे पढ़ेंगे तब आएंगे, तो आप क्लियर कीजिए अभिलंब क्या है, वही 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा। इसी प्रकार हमने इस बिंदु पर भी एक अभिलंब खींच दिया। अब बच्चों इस किरण को जिस प्रकार ऐसे जाना चाहिए था, ये किरण इस प्रकार गति नहीं करती है। और ये जो अभिलंब है यहाँ इस बिंदु पर, ऊपर माध्यम है वायु, नीचे माध्यम है कांच, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आते समय प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार मुड़ जाती है कि उसकी दिशा जो है वो ये अभिलंब की तरफ कुछ आ जाती है। इस प्रकार से ये गति करती है और उसके बाद
इसको कुछ इस प्रकार से जैसे हम कह रहे थे इसको सीधी गति करना चाहिए था, ये सीधी गति नहीं करती है बच्चों, और ये क्या करती है, इस प्रकार से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और ये जो अभिलंब हमने खींचा था यहां, ये हम कहां खींचेंगे, इस वाले बिंदु पर, तो हमने एक अभिलंब यहां खींच दिया। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वायु से कांच में आते समय ये अभिलंब की तरफ मुड़ गई थी। अब वापस जब ये बाहर निकलती है तो अब माध्यम था कांच और ये कहां आ रही है, वापस से वायु में आ रही है, तो माध्यम फिर से बदल गया, और जहां ये माध्यम बदलता है उस तल पर ये फिर से विचलित हो जाती है, और ये उसी दिशा में नहीं जाती, अब की बार बच्चों ये इस अभिलंब से कुछ दूर हट जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रकाश की किरण जो है वो सीधी ना आते हुए वो कुछ विचलित होती है, पहले मुड़ती है और फिर बाद में भी उसकी दिशा बदल जाती है। इस प्रकार प्रकाश की किरण के विचलित हो जाने की घटना को ही हम अपवर्तन कहते हैं। हम इसे परिभाषित भी कर सकते हैं। और कारण क्या हुआ अपवर्तन का, कि प्रकाश का एक माध्यम में वेग अलग है, दूसरे माध्यम में उसका वेग अलग है, तो उसकी चाल या गति जो है वो बदल जाने के कारण ही अपवर्तन की घटना घटती है। परिभाषित हम कर सकते हैं अपवर्तन को। ये इस टॉपिक से संबंध में कुछ सामान्य बातें हैं जो हमें आनी चाहिए। पहले, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, वायु भी कहा क्या है बच्चों, यहां पारदर्शी माध्यम, और कांच भी यहां क्या है, पारदर्शी माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर, तो पृथक्कारी तल पर प्रकाश की किरण अपनी दिशा से विचलित होती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई आपके सामने। पुनः सुने, जब प्रकाश की किरण, जो हमने समझा है बच्चों वही हमने शब्दों में लिखा है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी तल पर, पृथक्कारी तल क्या हुआ, वो तल जो दोनों माध्यमों को आपस में पृथक कर रहा है। पृथक्कारी तल पर प्रकाश की किरण अपनी दिशा से, जैसा कि हमने देखा उसको इस दिशा में गति करनी चाहिए थी लेकिन वो इस दिशा में गति नहीं कर रहा था, वो थोड़ा सा विचलित हो गया और इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नोट कर लें आप।
अब बच्चों हमने इसमें एक बात देखी, हमने माध्यम शब्द का प्रयोग किया है यहाँ परिभाषा में माध्यम। अब ये जो माध्यम है बच्चों, प्रकाश के संदर्भ में यदि हम देखें तो माध्यम दो प्रकार के हो सकते हैं, सघन और विरल। क्या है ये सघन और विरल माध्यम, जरा इनको उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। माध्यम की बात जहां अभी हम कर रहे हैं, ये माध्यम जो है बच्चों दो प्रकार के हैं, सघन और विरल। सघन माध्यम हम किसे कहेंगे? वो माध्यम जिसमें कण बिल्कुल पास पास होते हैं, वो माध्यम हो गया हमारा सघन। कण पास पास हो, जबकि इसका उल्टा विरल माध्यम वो हो गया जिसमें कण क्या है, दूर दूर हो। अब उदाहरण, यदि बच्चों हमें कांच और वायु, इसी प्रकार कांच और जल, इन सब में सघन और विरल माध्यम छांटने के लिए कहा जाए तो देखिए, कांच, जल और वायु तीनों ही पारदर्शी माध्यम है। कांच में बच्चों कण बिल्कुल पास पास होंगे, ठोस अवस्था है कांच, तो कण बिल्कुल इसमें पास पास होंगे। जल द्रव अवस्था है, कांच की तुलना में इसमें कण दूर दूर होंगे। और वायु गैस माध्यम है, तो इसमें कण जो है वो और भी दूर दूर होंगे। तीनों की यदि हम तुलना करते हैं बच्चों, तो कांच और जल की तुलना में, इन दोनों की तुलना में कांच क्या माध्यम हो गया, सघन, जबकि जल कैसा माध्यम हो गया, विरल। ये कब होगी बात, जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे। इसी प्रकार ये जल तब सघन हो जाता है जब हम जल और वायु की तुलना करेंगे, क्योंकि जल वायु की तुलना में क्या हो गया बच्चों, सघन, और वायु कैसा माध्यम हो गया, विरल। तो जब हम जल और वायु की तुलना करेंगे तो उसमें जल सघन माध्यम हो गया और वायु जो है वो विरल माध्यम हो गया। तो जिन दो माध्यमों की हम बात कर रहे हैं, हम उनको एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे की तुलना में देखते हैं कि वो सघन है या विरल है। तो वायु सदैव विरल है और कांच सदैव ही सघन है। लेकिन जल की जब हम बात कर रहे थे बच्चों, जल कांच की तुलना में तो विरल है, लेकिन वायु की तुलना में क्या है, सघन है। तो यहां आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए कि माध्यम दो हैं, सघन और विरल। अब बात जहां तक प्रकाश के वेग की आती है, सघन माध्यम में प्रकाश का वेग अलग, जबकि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग जो है वो अलग होता है। सघन में प्रकाश का वेग कम होता है, धीमी गति होती है प्रकाश की सघन माध्यम में, जबकि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होता है। तो एक ये भी बात हमारे को स्पष्ट होनी चाहिए कि सघन माध्यम में जहां प्रकाश का वेग कम होता है, विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक हो जाता है। यानी जब माध्यम परिवर्तित होगा बच्चों, तो प्रकाश का वेग क्या दिखाई दे रहा है, हमें बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए दो बातें हम ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, अब विरल माध्यम जो हमने आपको कांच की सिल्ली वाला या प्लेट वाला जो उदाहरण बताया था, उसमें विरल माध्यम क्या था, वायु। तो विरल माध्यम से सघन, और सघन माध्यम क्या था, कांच।
जो अभी हमने उदाहरण देखा था उसके अनुसार। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर, प्रकाश के वेग की बात देखिए, प्रकाश जा रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, और सघन माध्यम में जाने पर उसका वेग हो रहा है कम। चूंकि वेग कम हो रहा है, वेग कम होने से प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है। सीधी जाने के बजाय वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जैसा कि अभी हमने आपको चित्र के माध्यम से भी बताया था। अभी प्रिज्म के उदाहरण में और स्पष्ट हो जाएगा। तो बच्चों, विरल से सघन में जाने पर प्रकाश का वेग कम हो जाने के कारण किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है, जबकि अब यदि स्थिति उलट दे तो उसका प्रभाव भी उलट जाएगा। जैसे यदि किरण सघन माध्यम से जब बाहर निकली थी किरण, यानी कांच से किसमें गई थी, विरल माध्यम यानी वायु में जाने पर, और विरल माध्यम में हमने पहले ही आपको बता दिया प्रकाश का वेग क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो सघन से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग अधिक होने से किरण अभिलंब से पहले अभिलंब की ओर गति करती है, तो यहां इस स्थिति में अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से दूर हटती है। कब हटती है दूर? जब वो सघन से कहां जाती है, विरल में। जब हमें इतनी सारी बातें ये सब क्लियर हो जाती हैं कि अपवर्तन क्या है, क्यों होता है, माध्यम क्या है, सघन विरल क्या है और प्रकाश का वेग किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो अब जो हमारा टॉपिक है आज का बच्चों, वो हमें समझने में बिल्कुल भी दुविधा नहीं होगी। तो आप ये पॉइंट्स नोट कर लें क्योंकि ब्रेक का समय हुआ जा रहा है। विरल से सघन में जाने पर वेग कम होने से किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है, जबकि सघन से विरल में जाने पर प्रकाश का वेग अधिक होने से किरण अभिलंब से दूर हटती है। तो बच्चों, अपनी क्लास जारी रखते हैं छोटे से अंतराल के बाद।
प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, अब जो आज हमारा टॉपिक है, इसको समझने के लिए हम एक पीपीटी के द्वारा पहले समझेंगे। बच्चों आपके समक्ष है एक पीपीटी। ये जो चित्र आपके सामने है बच्चों, इसमें एक ये त्रिभुज प्रिज्म दिखाया गया है। इसमें आप देखिएगा दो पार्श्व हैं, ये देखिए, एक ये पार्श्व और दूसरा इधर ये आपका पार्श्व, और एक आधार शो किया गया है इस प्रिज्म के माध्यम से त्रिभुज के रूप में। यहाँ बच्चों ये दोनों पार्श्व, एक पार्श्व जो आपका AB है और AC है, इन दोनों पार्श्वों के बीच में एक कोण बनता है, जिसे इस चित्र में अभी दिखाया नहीं गया है, हम बोर्ड पर अपने चित्र में दिखाएंगे। ये यहाँ जो कोण बनता है बच्चों, वो कहलाता है हमारा प्रिज्म कोण। कहाँ बनेगा? AB और AC के मध्य, यहाँ शीर्ष पर जो कोण बन रहा है वो कोण कहलाएगा प्रिज्म कोण। इसी प्रकार बच्चों जो हम अपवर्तन की घटना समझना चाह रहे हैं उसे आप ध्यान दीजिए। प्रिज्म जो है वो कांच का बना है, तो यहाँ अंदर इस त्रिभुज के माध्यम है कांच, जबकि इसके बाहर इधर और इधर सभी तरफ क्या है? वायु, यानी विरल माध्यम है। अब आप देखिएगा एक किरण आती है इस प्रिज्म पर, ये जो किरण आपको जाती हुई दिख रही है, यहाँ आपके चित्र में PT, पीएरा टीएरा, ये जो एक किरण है, ये किरण इस प्रिज्म पर आती है, और किसी कोण से जब ये किरण आती है इसे हम कहेंगे आपतित किरण। जब ये विरल से सघन में माध्यम में प्रवेश करती है बच्चों, वेग बदल रहा है, और वेग बदलने के कारण ये जो किरण है इस प्रकार इसको सीधी रेखा में जो गति करना था वो सीधी रेखा में न जाकर, आपने देखा ये जो अभिलंब हमने खींच रखे हैं, जहां चित्र में इसे नॉर्मल बताया गया, नॉर्मल अंग्रेजी में, हिंदी में इसे हम अभिलंब कहते हैं, 90 डिग्री के कोण पर खींचे गए हैं। तो हमारी किरण जो है बच्चों, प्रकाश की किरण जब प्रिज्म में प्रवेश करती है तो सीधे जाने के स्थान पर वो इस प्रकार अभिलंब की ओर मुड़ रही है। यहाँ देखिएगा ये हमारा अभिलंब, तो अभिलंब के कुछ नजदीक आकर के गति कर रही है। ये किरण हो गई हमारी अपवर्तित किरण, क्योंकि प्रिज्म द्वारा इसका अपवर्तन हो गया है। उसके बाद इस पॉइंट पर देखिए, जो पॉइंट O आपका बता रखा है यहाँ कुछ इस प्रकार, ये इस O पॉइंट पर फिर से हमने एक नॉर्मल खींच रखा है, यानी अभिलंब। और अब की बार हम देखते हैं कि ये जो किरण बाहर निकलती है, यानी बाहर निकलने वाली किरण है निर्गत किरण। कौन सी किरण है? निर्गत किरण। ये किरण इस अभिलंब से दूर हट जाती है, और क्यों हट जाती है इसका कारण हम आपको पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, क्योंकि विरल में आने पर इसका वेग अधिक हो जाता है और ये अभिलंब से, ये जो हमारा अभिलंब है उससे दूर हट जाती है। तो इस प्रकार ये हमारी हो गई है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और बाहर निकलने वाली निर्गत किरण। कोणों की बात करें तो बच्चों यहाँ इस अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है, कोण I, उसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। इसी प्रकार ये जो है आपकी इधर देखिए अभिलंब के साथ जो एक कोण, तो ये बन रहा है निर्गत किरण का। इसी प्रकार ये जो अपवर्तित किरण है, ये इस अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसे हम कहते हैं कोण R। तो वो कोण कौन सा हो गया? हमारा अपवर्तन कोण। इसी प्रकार जो कोण निर्गत किरण बनाती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम निर्गत कोण। इस प्रकार अपवर्तन कोण, आपतन कोण और निर्गत कोण, 3 कोण हैं। साथ ही साथ एक और बात है बच्चों, प्रिज्म की जो विशेष आकृति है, उस विशेष आकृति के कारण ये जो हमने आगे की तरफ बढ़ाई, ये जो आपकी आपतित किरण है इसको हमने आगे बढ़ाया, आपतित किरण, और ये जो निर्गत किरण है इसको हमने थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाया। ये देखिए इस प्रकार डॉटेड लाइन से हमने शो किया है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो एक कोण बनता है वो कोण है हमारा विचलन कोण। कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। अभी हम बोर्ड पर इन सभी को लिख करके भी समझेंगे।
क्योंकि कई सारे कोण हो गए बच्चों। यहाँ चित्र में इसे डेल्टा से बताया है और हमारी किताबों में इसे कैपिटल डी से शो किया गया है, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। लौटते हैं बच्चों अपनी क्लास में हम। ये देखिए, एक बार फिर से समझाने के लिए एक चित्र हमने आपके लिए बनाया है। त्रिभुजाकार एक प्रिज्म, पी क्यू आर हमने इसके नाम दे दिए, कोई भी नाम हम दे सकते हैं। इसी प्रकार यहां ये जो किरण है बच्चों, आप नाम दे सकते हैं इसका ओ टी। ओ टी किरण जो है वो यहां पर हो गई है आपतित किरण। टी पर ये हमने खींचा हुआ है यहां पर इसे एम डैश, और इसी प्रकार यहां इसको एन डैश, ये हो गए हमारे अभिलंब। तो एम डैश अभिलंब और इसी प्रकार एन डैश भी अभिलंब। यहां देखिए ये जो है टी, और इसको भी एक नाम दे देते हैं हम टी एस। मान लीजिए हमने नाम दे दिया एस इस बिंदु को, तो जो हमारी ये टी एस है ये हो गई अपवर्तित किरण। कौन सी हो गई? टी एस अपवर्तित किरण। और इसी प्रकार आप यहां पर इसको ई नाम दे दीजिए, एस ई, ये हमारी हो गई है निर्गत किरण। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, बात हमें समझ में आनी चाहिए। जो किरण इस प्रिज्म पर आ रही है आपतित, जो इस प्रिज्म में से होकर गुजर रही है अपवर्तित, और जो यहां से बाहर निकल रही है वो किरण हो गई हमारी निर्गत किरण। इसी प्रकार हमने अब कोणों की बात करनी है बच्चों। कोण आई, यहां है आपतन कोण। ये कोण आई आपतन कोण किसके बीच में बन रहा है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में। इसी प्रकार कोण आर, जिसे हमने इस प्रकार लिखा है स्मॉल आर। यहां देखिए अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण अपवर्तित कोण या अपवर्तन कोण, कुछ भी लिख सकते हैं आप। चित्र थोड़ा सा और स्पष्ट हो सकता है तो हम आपके लिए करते हैं अभी। इसी प्रकार कोण ई यहां पर क्या है? निर्गत कोण। यहां अभिलंब के साथ ये निर्गत किरण जो कोण बना रही है वो है निर्गत कोण, कोण ई। कोण ए, जिसे प्रिज्म कोण कहा गया है, और कहां बताया था आपको बच्चों? एक पार्श्व और ये दूसरा पार्श्व, दो पार्श्वों के बीच में जो कोण बन रहा है कोण ए, वो है हमारा प्रिज्म कोण। और इसी प्रकार बच्चों कोण डी, ये ध्यान दीजिए, कोण डी हमारा विचलन कोण है, जो चित्र में हमें डेल्टा से बताया गया था। विचलन कोण जो किसके बीच में है? ये जो हमने आगे बढ़ाई थी, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बनने वाला कोण है हमारा विचलन कोण। अब जहां जहां मैं पेन चलाऊंगी बच्चों, ये किरण कौन सी है? आपतित किरण। फिर इधर देखिए, ये किरण हमारी अपवर्तित किरण जो अभिलंब की तरफ मुड़ गई यहां, और ये किरण है हमारी निर्गत किरण। इसी प्रकार कोणों की बात करें तो ये कोण, कोण आई, आपतन कोण, अब एकदम स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। आपतन कोण चूंकि अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बना हुआ है,
इसी प्रकार ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना हुआ कोण है कोण R। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण है निर्गत कोण कोण E। प्रिज्म कोण टॉप पर शीर्ष पर कोण A और विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में बनने वाला कोण। तो इस प्रकार का जो ये चित्र है बच्चों हमको बनाना है। यदि ये प्रश्न पूछा जाता है 2016 में वैसे ये वाला प्रश्न आया हुआ है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। 2016 में ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। इस टॉपिक के बाद बच्चों एक टॉपिक और हमें लेना है कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन तो होता ही है, लेकिन एक और घटना भी घटित होती है जिसे हम प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का विक्षेपण, इसमें हमें समझना है बच्चों कि प्रकाश, श्वेत प्रकाश जो कि अपने आप में 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। आप लोग ये लिखते भी रहे जिनका रह गया थोड़ा सा। श्वेत प्रकाश जिसे हम समझते हैं कि अपने आप में कोई रंग नहीं है बच्चों, वही श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ है। और ये बात हमें पता चलती है प्रिज्म के माध्यम से। प्रिज्म इस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है और यही घटना प्रकाश का विक्षेपण कहलाती है। तो इस प्रकार यदि हम परिभाषा करेंगे बच्चों तो हम करेंगे कि प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश को, प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करने की घटना प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करने की घटना प्रकाश का विक्षेपण कहलाती है। अब ये 7 रंग किस रूप में है बच्चों? हमें एक स्पेक्ट्रम के रूप में, एक बैंड के रूप में ये दिखाई देते हैं। ये रंग विबग्योर के रूप में हमें दिखाई देते हैं। यहाँ विबग्योर का मतलब क्या है बच्चों? अलग अलग रंग हैं। V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R फॉर रेड। हिंदी में यदि वॉयलेट बैंगनी, इंडिगो जामुनी, ब्लू तो हम सभी जानते हैं नीला, G से ग्रीन हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस प्रकार से बच्चों प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड विबग्योर के रूप में, जिसे हम याद रख सकते हैं। किस प्रकार ये विभक्त होते हैं देखिएगा एक पीपीटी के माध्यम से, कुछ इस प्रकार। ये है आपके समक्ष प्रिज्म पर बच्चों जब ये श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो ये श्वेत प्रकाश के रूप में ना रहकर वरन अलग अलग रंगों की पट्टियों में विभक्त हो जाता है। और ये पट्टियां जो हैं वो इस प्रकार जब बाहर निकलती हैं तो हमें इंद्रधनुष के जो 7 रंग हैं उस रूप में दिखाई देती हैं। नीचे से देखिए वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड।
अब ये अलग अलग रंग किस प्रकार होते हैं बच्चों, इसको जाने जरा हम। तो जब ये वर्ण हैं अलग अलग रंग अलग अलग कोणों पर मुड़ते हैं। लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, इसलिए सबसे ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, और बैंगनी रंग जो सबसे नीचे है वो ज्यादा विचलित होता है, ज्यादा कोण से ये विक्षेपित होता है, और इसीलिए हमें ये सबसे नीचे दिखाई देता है। तो ये रहा आपका इसके अंदर, ये कारण आपके समक्ष है कि श्वेत प्रकाश किस प्रकार 7 रंगों में विभक्त हुआ, वो रंग जो थे वो किस क्रम में हमें दिखाई देते हैं, और क्यों हुआ ये कि लाल सबसे ऊपर और बैंगनी हमें सबसे नीचे मिलता है। तो ये घटना कहलाती है बच्चों प्रकाश का विक्षेपण। प्रकृति में भी हमें एक स्पेक्ट्रम देखने के लिए मिलता है। इंद्रधनुष जो है वो एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो हमें बारिश के दिनों में देखने के लिए मिलता है। मजेदार बात ये है बच्चों कि सूर्य की जो दिशा है उसके विपरीत दिशा में ये इंद्रधनुष बनता है, और ये घटना भी प्रकाश के विक्षेपण के कारण ही संभव हो पाती है। 2013 में इंद्रधनुष के बनने की घटना पर प्रश्न आया हुआ है बच्चों। तो क्यों होता है ऐसा? बारिश की जो बूंदें हैं यानी जल की जो बूंदें हैं वो छोटे प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं, और जब सूर्य का प्रकाश इन जल की बूंदों पर पड़ता है तो ये प्रकाश भी अपवर्तित होता है, अंदर ही अंदर परावर्तित होता है, और जब बाहर निकलता है बच्चों फिर से उसका अपवर्तन होता है। इस प्रकार क्रमिक रूप से अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और फिर से अपवर्तन की घटना के फलस्वरूप ही इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। तो ये सारी बातें थी बच्चों प्रिज्म से संबंधित और प्रकाश के अपवर्तन और विक्षेपण के बारे में। निश्चित रूप से आपको मजेदार लगी होंगी। अगली क्लास में जब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नमस्कार।